लिखो उप सहसंयोजक यौगिकों के सिद्धांत। उप सहसंयोजक यौगिकों के सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, या इसी को कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिखिए, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, और पहले तो ये देखते हैं कि ये सिद्धांत दिए क्यों, आवश्यकता क्यों पड़ी कि जो है उपसहसंयोजक यौगिकों की सिद्धांत देने की। अपन बात करें, कोई भी यौगिक दिया है, जैसे कि मुझे दिया है NiCl4-2। अब मुझे किसी ने पूछा कि इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, इसका संकरण क्या होगा, ये आंतरिक कक्षक संकुल होगा या बाह्य कक्षक संकुल होगा। कुल मिला के इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले, तो फिर अपने को सिद्धांत की जरूरत पड़ी किसी भी यौगिक में। क्योंकि सामान्यतया यौगिक दिया जाता है, जैसे मुझे स्कैंडियम +3 दिया, तो मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकता हूं। पर अभी मुझे NiCl4-2 दे दिया, तो मैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करूंगा, उसके रंग की व्याख्या कैसे करूंगा कि वो रंगहीन है या रंग युक्त है, उसकी ज्यामिति की व्याख्या कैसे करूंगा कि वो वर्गाकार समतलीय है या अष्टफलकीय है या चतुष्फलकीय हैं। तो इसके लिए अपने को सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। अब इसमें अलग अलग सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक सिद्धांत है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक सिद्धांत है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें अपन इन VBT और CFT की व्याख्या करेंगे। और उसी में सबसे पहले आता है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ये सिद्धांत पोलिंग ने दिया था। किसने दिया था? पोलिंग ने। एक वैज्ञानिक था पोलिंग, और पोलिंग का नाम अपन पहले से जानते हैं क्योंकि 11th क्लास में विद्युत ऋणता के जो है परिभाषा पोलिंग ने ही दी थी। विद्युत ऋणता जिसे EN कहते हैं अपन, और फोन लगाते थे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसी पोलिंग साहब ने जो है संयोजकता बंध सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु की बात करूं तो मुख्य बिंदु इस प्रकार है। वो कहता है कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु में आवश्यकता अनुसार लिगेंड की संख्या के बराबर, वो कह रहा है कि सेंट्रल मेटल में, मतलब केंद्रीय धातु में आवश्यकता अनुसार लिगेंड की संख्या के बराबर, जैसे लिगेंड की संख्या 4 है, ठीक है, या उसके लिगेंड की संख्या 6 है, तो उसके अनुसार रिक्त S, P व D कक्षक उपस्थित होते हैं। रिक्त होते हैं, S, P व D कक्षक होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि केंद्रीय धातु के लगभग समान ऊर्जा वाले, क्योंकि संकरित कक्षक बनाएंगे तो केंद्रीय धातु के लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त S, P व D कक्षक मिलकर संकरित कक्षक बनाते हैं। कौन से कक्षक बनाते हैं? संकरित। और संकरित कक्षक वह होते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। ठीक है। तीसरी बात आती है कि लोन पेयर, लिगेंड अपना लोन पेयर दान करता है, क्योंकि लिगेंड को ही तो अपन ने कहा था ये एक लुईस सार है, अर्थात ये लोन पेयर दाता का कार्य करता है। लिगेंड अपना लोन पेयर दान करता है,
और दान करने के बाद में सेंट्रल मेटल अर्थात केंद्रीय धातु से उपसहसंयोजक बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है? उपसहसंयोजक। और उपसहसंयोजक बंध बढ़ता है, इसीलिए तो अपन कहते हैं कि ये उपसहसंयोजक यौगिक है या संकुल यौगिक है। ठीक है, अब बात आती है कि केंद्रीय धातु का, सेंट्रल मेटल का, यदि n-1d कक्षक भाग लेता है, कौन सा कक्षक? n-1d कक्षक भाग लेता है, तो उन्हें कहा जाता है आंतरिक कक्षक संकुल, या आंतरिक को इंग्लिश में कहता है इंटरनल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, IOC। और यदि सेंट्रल मेटल का ND कक्षक भाग लेता है तो उसे कहा जाता है बाह्य कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इन्हीं आंतरिक कक्षक संकुल का एक दूसरा जो नाम होता है, इनमें लोन पे जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, इसीलिए इन्हें निम्न चक्रण संकुल या लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इनको कहा जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी बात करेंगे कि ये निम्न चक्रण संकुल क्यों कहा है। लास्ट बात आती है कि उस यौगिक में, सेंट्रल मेटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात किया जाता है। और आपने चुंबकीय आघूर्ण का मान पढ़ा हुआ है कि उसका होता है, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू बराबर होता है n+2bm, जहां n बराबर होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि उसके अंदर n=0 है, n=0 है, तो वह प्रतिचुंबकीय होगा, और n=0 है तो वह अनुचुंबकीय होगा, इसके बाद में बात आती है कि सर जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो रंगहीन होते हैं, अर्थात कलरलेस होते हैं, और अनुचुंबकीय जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। कि कोई भी यौगिक है, आगे अपन बात करेंगे, मैं अपन CFT या VBT की सहायता से बताएंगे कि वो कहेगा कि NiCN4-2 जो है वो रंगहीन होता है, जबकि NiCl4-2 जो रंगीन होता है। क्यों? दोनों की तुलना करेगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा कि इसके अंदर जो होते हैं n=0 है और यहाँ n=0 है, और डिस्क्राइब करना पड़ेगा पूरा कि आपने रंगीन बताया तो क्यों बताया है। तो पहली बात है कि संयोजकता बंध सिद्धांत दिया किसने है? पोलिंग ने। दूसरा, वो इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु में वो कह रहा है कि सेंट्रल मेटल के पास, सेंट्रल मेटल का मतलब केंद्रीय धातु, और NiCl4-2 में निकिल केंद्रीय धातु है। सेंट्रल मेटल के पास में निर्धारित संख्या में रिक्त sp व d जो है कक्षक होते हैं। दूसरी बात है कि केंद्रीय धातु के sp व d कक्षक आपस में मिलकर संकरित कक्षक बनाते हैं, और यही संकरित कक्षक जो है संकरण में भाग लेते हैं, क्योंकि संकरण भी अपन यही पढ़ते हैं, संकरण में भाग लेते हैं। लिगेंड अपना लोन पेयर दान करता है, ये तो सही बात है, क्योंकि लिगेंड की परिभाषा ही यही है कि उदासीन अणु या आयन जिस पर न्यूनतम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर उपस्थित होता है, जब उसके पास में लोन पेयर है तो वो दान करेगा, और दान करेगा तो वो लुईस सार कहलाएगा। तो लोन पेयर दान करेगा सेंट्रल मेटल को और उपसहसंयोजक बंध बनाता। यदि सेंट्रल मेटल n-1d कक्षक काम लेता है, मतलब आंतरिक कक्षक संकुल बनाएगा, और ND कक्षक जो लेता है तो वो बाह्य कक्षक संकुल,
अब बात आती है कि सर n-1d और n-डी क्या है। माना कि मेरे पास में कोई एटम है और एटम का ये न्यूक्लियस है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है और ये n बराबर 4 है। यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि सर बाह्यतम कोश जिसे अपन कहते हैं आउटर ऑर्बिटल, वो n बराबर 4 है। क्या है भैया? n बराबर 4, n बराबर 4 है सर। यदि मैं n का मान यहाँ 4 लिखता हूँ तो 4 - 1 और 4 - 1 d मतलब क्या हो जाता है? 3d और n-d मतलब 4d। यदि वो 3d कक्षक काम लेता है तो ये तो है सर n-1d और 4d काम लेता है तो वो n-d। और पता ही चल रहा है कि ये बाह्य है और ये अंदर है। समझ में आया ना कि यदि वो 3D लेगा तो आंतरिक कक्षक संकुल है और यदि वो 4D लेगा तो बाह्य कक्षक संकुल। लिख ले, लिखो हेडिंग संयोजकता बंध सिद्धांत या VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला पॉइंट लिखना, यह सिद्धांत पोलिंग ने दिया था। यह सिद्धांत पोलिंग ने दिया था। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। पहला पॉइंट लिखना, देखो केंद्रीय धातु परमाणु में आवश्यकतानुसार लिगेंड की संख्या के बराबर आवश्यकतानुसार लिगेंड की संख्या के बराबर रिक्त S P व D कक्षक होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना, केंद्रीय धातु आयन के लगभग समान ऊर्जा युक्त रिक्त SP व D कक्षक परस्पर मिश्रित होकर, एक मिनट शुरू से बोल रहा हूँ, केंद्रीय धातु आयन के लगभग समान ऊर्जा युक्त रिक्त SP व D कक्षक परस्पर मिश्रित होकर संकरित कक्षक बनाते हैं। यह संकरित कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन संकरण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, तीसरा, लिगेंड अपना लोन पेयर
एक मिनट। लिगेंड अपना लोन पेयर दान करके केंद्रीय धातु के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है। उपसंयोजक बंध बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। केंद्रीय धातु द्वारा संकरण में केंद्रीय धातु द्वारा संकरण में आंतरिक कोश के डी कक्षक आंतरिक कोश के डी कक्षक कोष्टक लिखना n-1d कक्षक आंतरिक कोश के डी कक्षक n-1d कक्षक प्रयुक्त करने पर आंतरिक कक्षक संकुल व बाह्य कोश के डी कक्षक एनडी कक्षक कोष्टक लिखो एनडी कक्षक डी कक्षक एनडी कक्षक प्रयुक्त करने पर बाह्य कक्षक संकुल बनता है। बाह्य कक्षक संकुल बनता है। इधर देखो इस लाइन को, यदि उसने n-1d प्रयुक्त किए तो कौन से कक्षक बनेगा भैया? आंतरिक कक्षक। और आंतरिक कक्षक संकुल को इंग्लिश में कहते हैं IOC, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और एनडी कक्षक प्रयुक्त करेगा तो उसे कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल, और बाह्य कक्षक संकुल को कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आंतरिक कक्षक संकुल को ही कहा जाता है निम्न चक्रण संकुल, LOC, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स, LSC। और इसको कहा जाता है उच्च चक्रण संकुल। लिखो। स्टार्ट करें? पांचवा पॉइंट लिखो।
संकरण के पश्चात संकुल की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। सही से बोलना। संकरण के पश्चात संकुल की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। इसका निर्धारण किया जाएगा ज्यामिति का। अब देखो कि ज्यामिति कैसे देखेंगे। अपने पास में एक तो संकरण होता है DsP2 और एक होता है sp3। ये दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होंगे। इसकी ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय या वर्गाकार समतलीय और इसकी जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय। एक संकरण होता है D2sp3 या sp3D2 और इसकी ज्यामिति होती है अष्टफलकीय। क्या होती है? अष्टफलकीय। यहां दोनों अलग अलग है जबकि यहां दोनों सेम है। एक संकरण होता है sp, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वालों का और उसकी ज्यामिति क्या होती है? रेखीय। तो बढ़ो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट 6 लिखो। संकरण के पश्चात चुंबकीय आघूर्णता संकरण के पश्चात चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात किया जाता है। संकरण के पश्चात चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात किया जाता है। आपको खुद को पता है कि चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। और म्यू बराबर होता है √n+2 Bm। Bm का मतलब क्या होता है? बोर मैग्नेटोन। क्या नाम होता है? बोर मैग्नेटोन। जहां n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। अब अपन बात करते हैं यदि μ 0 और μ 0 होगा मतलब n बराबर भी क्या होगा? 0। तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। यदि μ ≠ 0 अर्थात n b not 0 तो ये कौन सी प्रकृति का होगा? अनुचुंबकीय। उतारो जल्दी से।
लिख लिया। अब एक अपनी कॉपी के ऊपर लिगेंड की जो क्षमता का क्रम है, आगे मैं बताऊंगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, पर उसको यहां लिख लेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं होगी। लिगेंड की क्षमता का क्रम, क्षमता का मतलब उसकी कैपेसिटी का क्रम। SFL का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और WFL का मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड। एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं और एक वीक फील्ड। लिख लीजिए। अब अपनी कॉपी बंद करना। एक जोक सॉन्ग इसी पे बेस है पूरा का पूरा। माना कि बस में बैठे, ठीक है, और कोई आदमी 2 की सीट पे अकेला बैठा है। सुनना इसको क्योंकि ये इसमें बहुत यूजफुल है। 2 की सीट पे अकेला बैठा, ठीक है, और कोई पहलवान आया, ठीक है। 2 की सीट पे अकेला पहले तो पसर के बैठा है। पहलवान आया, कहा इधर के सर, ठीक है, तो वो क्या कहेगा? नहीं भाई साहब मैं तो पीछे जा रहा हूँ, यही कहेगा ना, ठीक है। या वो कहेगा पहलवान के खड़ा हो, पीछे आराम से चला जाएगा क्योंकि उसको पता है अभी, ठीक है, हाथ पांव टूट जाएंगे। तो पहलवान आते ही उसने सीट खाली कर दी। और यही कोई, ठीक है, ऐसे आवे, ठीक है, और वो जाके गए इधर के सर, तो वो जो अकेले 2 की सीट पे बैठा है पहले से, ओके, एक थप्पड़ रखूंगा तू पीछे जा, ठीक है। नहीं, यही कंडीशन के वो आने वाला कौन है? आने वाला यदि प्रबल है तो सीट पूरी खाली कर देगा, भाई साहब आप भी बैठो, मैं तो जो अकेला बैठा है उसके साथ में बैठ जाऊंगा, आपको 2 की सीट आप ही फिर। और यदि वो दुर्बल है तो वो पीछे चला जाएगा, ठीक है, मतलब दुर्बल है तो उसको पीछे भेज देगा कि पीछे वाली सीट पे जा, ठीक है, रचके तू ही खाना, ठीक है। अब यही आएगा, यदि आने वाला प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है तो वो सीट खाली करवा देगा, और यदि वो दुर्बल है तो खुद भी पीछे चला जाएगा। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा पहला एग्जाम्पल है Ni
NiCl4 2 माइनस या माइनस के 2, दोनों शब्द एक ही होते हैं। NiCl4 चाहे -2 कहूं चाहे 2 माइनस कहूं एक ही होते हैं। इसकी नेगेटिव एंटिटी है, सबको पता चल रहा ना सर, नेगेटिव एंटिटी है। दूसरी बात आती है कि सर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकिल की वो +K2 है, क्योंककि X एक क्लोरीन का माइनस, तो माइनस का 4 बराबर -K2, X बराबर +K4 -2, तो X बराबर +K2, X बराबर +K। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि सर इसका नाम कैसे लिखा जाए, तो नाम तो मुझे पता है, सबको आता है। नाम आता है इसका? टेट्राक्लोरो निकलेट सेकंड आयन। टेट्राक्लोरो निकलेट सेकंड आयन। सिंपल हो गया ना? तो टेट्राक्लोरो निकलेट सेकंड आयन। अब बात होती है, 3 बातें देख ली। सबसे पहले तो केंद्रीय धातु का, कौन है केंद्रीय धातु? निकिल। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। मुझे पता है कि सर निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 है, ठीक है, और 28 है मतलब निकिल का सब हर बच्चे को आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 से 30 तक का। इसका होता है आर्गन 3d8 4s2 या 4s2 3d8, ठीक है। तो इसका होता है 3d8 4s2, क्योंकि 18 और 2 20 और 20 और 8 28, ठीक है। तो अब देखो इसका हो गया सर आर्गन के बाद में 3d8 4s2, और 3d अपने को पता है 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया है 3d8। 4s और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, ठीक है। और 4s के बाद में ये है 4p और 4p खाली। अब होता क्या है, निकिल +2 अवस्था में है, और +2 अवस्था में है अर्थात इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए N+L के नियम का प्रयोग किया जाता है, पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसके बाह्यतम कोश से निकलते हैं। और आपको पता है N बराबर 1 2 3 और ये 4। आप देख रहे हैं कि कौन सा कोश बाह्यतम है? 14। तो 4s से निकलेंगे कि 3d से निकलेंगे? 4s से निकल रहे हैं, और 4s से निकल रहे हैं अर्थात 4s में कितने हो गए? 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्गन, ठीक है, और आर्गन के बाद में यहाँ पर 3d8 तो रहेंगे, ठीक है, पर यहाँ पर 4s में कितने हो जाएंगे? 0, अर्थात 4s में 0, और ये है 4p, ठीक है। अब बात करते हैं कि आने वाला आपका लिगेंड कौन है? अरे भाई बोलो, आने वाला लिगेंड कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन प्रबल क्षेत्र है या दुर्बल क्षेत्र है? दुर्बल क्षेत्र है। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित है, अर्थात 2 की सीट पे ये अकेले बैठे हैं, क्या इनका युग्मन हो पाएगा? नहीं। ये कहेगा भाई साहब आपको पीछे ही जाना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं क्लोरीन के वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवा पाता है। क्या सही बात है? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवा पाता है भाई साहब, क्योंकि क्लोरीन दुर्बल है, और दुर्बल है तो वो युग्मन नहीं करवाएगा। अब मैं इसके NiCl4
-2 की बात करता हूं। अब मेरे को लिगेंड की संख्या के बराबर संकरित कक्षक चाहिए। किसकी संख्या के बराबर? लिगेंड की संख्या के। अब मुझे लिगेंड कितने हैं? 4। तो संकरित कक्षक भी कितने चाहिए? 4। अब मेरे को 4 खाली सीटें चाहिए। एक सीट तो ये हो जाएगी, 3 ये हो जाएगी, अर्थात कितनी सीटें चाहिए थी मेरे को? 4 सीटें मिल गई। कितनी? 4। तो देखो ये हो गया आर्गन। इनको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं क्योंकि 3d8 ये तो पहले से ही भरे हुए हैं, और ये 2 की सीट पे अकेले बैठे हैं, पर इनका कोई बिगाड़ नहीं सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि आने वाला कौन है? दुर्बल। तो इसने कहा पीछे, तो इस एक तो 4s का लिया और 3 4p के, अर्थात इन कक्षक को मैं कहता हूं संकरित कक्षक। कौन से कक्षक है? संकरित, अर्थात ये संकरण में भाग लेते हैं। अब मुझे बताओ इसका संकरण क्या होगा? एक तो s का कक्षक भाग लिया और 3 p के sp3। समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ आने वाला लिगेंड कौन है? क्लोरीन। कौन है भैया? क्लोरीन। और क्लोरीन अपना लोन पेयर दान करता है। क्लोरीन अपना लोन पेयर दान, और क्लोरीन अपना लोन पेयर दान करके इसके साथ में कौन सा बंध बनाता है? उपसहसिक। सही बात है। तो संकरण तो हो गया है sp3, और जब संकरण sp3 होता तो उसकी ज्यामिति क्या होती है? चतुष्फल की। ज्यामिति क्या होती है? चतुष्फल की। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की, कि सर चुंबकीय आघूर्ण क्या है? मुझे बताओ n बराबर कितने हैं? अरे भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें? कोई 2 है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है √n+2। यहाँ n बराबर 2 है। n बराबर कितने हैं? 2। और जब n का मान मैं 2 लिखूंगा तो म्यू बराबर होगा √8। ठीक है। तो यहाँ म्यू बराबर होगा √8। कैसे आया? सबको पता चल गया क्या? भाई 2 का मान लिखोगे, 2 + 2 और 2 कितने हो गए? 4 दूनी 8। तो म्यू बराबर हो गया √8bn, और 8 को भी आगे लिख सकते हैं 2√2 या 2.82 बोर मैग्नेटॉन। कितना होगा? 2.82, क्योंकि देखो 2√2 आएगा और √2 का मान होता है 1.414, यही होता है। और 1.414 और 2 से गुणा कर लोगे तो ये 8 2 8 2 2.82 आ गया ना। तो मैं सीधा ही 2.82 लिख दूं। म्यू बराबर होगा 2.82 बोर मैग्नेटॉन। हाँ, अब बात करते हैं ये आंतरिक कक्षक संकुल होगा है या बाह्य कक्षक होगा? अरे भाई इसमें तीसरे वाले का इस्तेमाल किया क्या संकरण में? नहीं। अपने संकरण में तो कौन सा है? एक तो 4s और एक है 4p। क्या 3d का इस्तेमाल किया है? मतलब तीसरा तो अंदर की ओर। तो मैं कहूंगा ये एक आंतरिक कक्षक संकुल है। इसी के नीचे है ना, ये कौन से संकुल है? आंतरिक कक्षक। सॉरी बाह्य कक्षक। सॉरी, क्योंकि n बराबर 4 का इस्तेमाल किया इसलिए ये कौन से संकुल है? बाह्य कक्षक संकुल। और बाह्य कक्षक को कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा? अनुचुंबकीय। कैसे पता चला? n = n का मान not 0।
n का मान तो यहाँ 2 है और इसीलिए चुंबकीय गुण आया। ठीक है, अब इसकी एक ज्यामिति, ये तो है निकिल। ठीक है, लिगेंड कौन है भैया? क्लोरीन। कितने क्लोरीन है? 4। ये सब, और पूरे पे चार्ज कितना है? -2। ओके, ये पूरी की पूरी बात लिखनी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है या तो 2 नंबर में आता है या 3 नंबर में। आगे तुलना भी करवाऊंगा मैं। सबसे पहले तो निकिल का जो केंद्रीय परमाणु देवे उसका, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर उसके संकुल के लिए। और संकुल का लिखते ही देखो, यहाँ पर अपने को पता है क्लोरीन दुर्बल है, और दुर्बल है तो पीछे ही जाएगा। ठीक है, इसने कहा भाई हम सीटें नहीं छोड़ेंगे, पीछे चला जा। तो इसने एक तो 4s का लिया और 3 4b का। कोई बच्चा मुझे कहता है सर 4d क्यों नहीं लिया? मेरे को चाहिए ही कितने कक्षक थे? 4, क्योंकि आने वाले लिगेंड कितने हैं? 4। एक s का लिया और 3 p के लिए, इसलिए यहाँ हो गया sp3। क्या हो गया? sp3। ठीक है, ज्यामिति sp3 होते ही चतुष्फलकीय होती है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर n+2bm, और n का मान कितना है? 2। तो 2 है 2√2 या 2.82। ठीक है, बाह्य कक्षक संकुल होगा क्योंकि इसने n बराबर 4 का इस्तेमाल किया है। इसमें देखो संकरित कक्षक है, उसमें n का 4 ही है। यदि n बराबर 3 भी काम आते तो वो कौन सा कक्षक हो जाता है? आंतः कक्षक। चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय है, और ये उसकी संरचना। अब तो समझ में आया। पहला एग्जाम्पल है, करो जल्दी से।